हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में आज हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक साइज। ठीक है, पिछले टर्म पे बेटा मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन डिस्कस किया था और आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज। देखिए बेटा, एटॉमिक साइज के अंदर बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते। क्या रीजन है, क्या वजह है कि एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये कहते हैं कि बेटा एटम इज टू स्मॉल, एटम इज टू स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का और इसको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है। इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ठीक है ना, इसको बेटा हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा कि जैसे मान लीजिए ये ऑर्बिट है, इसके बाहर दूसरा ऑर्बिट है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता रहता है और रिपल्सन की वजह से इसका जो शेप है वो एग्जैक्ट स्फेरिकल होगा। इस बात को भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यानी दूसरा पॉइंट क्या आया कि शेप ऑफ ऑर्बिट इज एग्जैक्ट स्फेरिकल कैन नॉट बी डिफाइंड बिकॉज देयर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन द ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हम लोग करते हैं कि जो एटम की बाउंड्री है वो कहां तक है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी, पॉजिटिव से निकलती है इनफाइनाइट को जाती हैं, इनफाइनाइट से नेगेटिव की तरफ आती हैं। तो बाउंड्री ऑफ एटम कहां तक है, कहां तक इसका फील्ड फैला हुआ है, तो इसको बेटा डिफाइन नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 एट इनफाइनाइट। तो मैंने आपको 3 रीजन बताए बेटा कि क्या वजह है कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। पहला, एटम इज टू स्मॉल, इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। द सेकेंड वन, देयर इज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन द ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन एंड द थर्ड वन, the boundary of atom is not defined because the probability of electron is finding 0 at infinite। अब इनके वजह से बेटा हम लोग कहते हैं on the basis of bonding, बॉन्डिंग के बेसिस पर हम लोग रेडियाई को 3 तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा हमारा कोवेलेंट रेडियाई, द सेकेंड वन इज मेटेलिक रेडियाई and third one is van der Waals radii, van der Waals radii। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग करने जा रहे हैं बेटा कोवेलेंट रेडियाई की। कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है? कोवेलेंट रेडियाई में हम लोग कहते हैं ऐसे दो एटम जिनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, ऐसे दो एटम जिनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो। बेटा जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उनके बीच ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग की वजह से उनके न्यूक्लियस के बीच जो दूरी होती है वो थोड़ी और घट जाती है। हम लोग कहते हैं ऐसे दो एटम जिनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच के दूरी का आधा, यानी दिस इज कोवेलेंट रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई में कहा जाता है ऐसे दो पास पास रखे हुए एटम, मेटेलिक रेडियाई पैकिंग की बात कर रहे हैं, पास पास एटम को रखा है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच के दूरी का आधा, दिस इज द मेटेलिक रेडियाई। van der Waals रेडियाई मींस ऐसे दो एटम जिनके बीच किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच के दूरी का आधा, दिस इज द van der Waals रेडियाई। बेटा कहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा? जनरली जिसका ऑक्टेट पूरा होता है वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। और ऑक्टेट पूरा किसका होता है? इनर्ट गैस का। यानी एक बात तो क्लियर हो गई, इनर्ट गैस के अंदर होगा van der Waals रेडियाई।
ठीक है ना। अगर मैं इन तीनों रेडियाई को नॉर्मली कंपेयर करना चाहूं तो आप आसानी से देख रहे हैं बेटा कि सबसे छोटा जो है ये हमारा कोवेलेंट रेडियाई है और सबसे बड़ा जो है वो वंडर वॉल रेडियाई है और मेटेलिक रेडियाई इन दोनों के बीच में है क्योंकि यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो ऑर्डर अगर आप बोलोगे तो कोवेलेंट रेडियाई, देन मेटेलिक रेडियाई, देन वंडर वॉल रेडियाई, ये इन तीनों का रेडियाई का ऑर्डर होता है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। सबसे पहले अब एक एक करके देखा जाए। सबसे पहले हमने बोला बेटा कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई में सबसे पहली चीज मैंने बोला ऐसे दो एटम जिनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो और जहां भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच के दूरी का क्या हो जाएगा, आधा, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियाई। ऐसे दो एटम जिनके बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच के दूरी का आधा, ठीक है ना। अब जब दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। और कोवेलेंट रेडियाई जो होगी वो इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाई 2 या बॉन्ड लेंथ बाई 2 होगा। यानी कि अगर हमें बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है या फिर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दिया हुआ है तो कोवेलेंट रेडियाई निकालने के लिए सीधे हम उसका क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा बेटा कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है ना। लेकिन ये जो केस है वो होमो एटॉमिक के लिए है। होमो एटॉमिक का मतलब हो गया कि हमारे दोनों एटम क्या हो, सेम। सपोज ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहां ओवरलैपिंग हुई, ये इनके बीच के दूरी को हमने नाम दिया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या इसी को नाम दिया बेटा हमने बॉन्ड लेंथ। और ये जो हमारी रेडियाई हो गई कोवेलेंट रेडियाई, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। आपने बोला बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरीन इज x, it means the covalent radii is x by 2. Bond length of fluorine is y, it means the covalent radii is y by 2. Bond length of any homoatomic molecule is given, then you can calculate easily the covalent radii, just make it half, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं बेटा हेट्रोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक का मतलब हुआ बेटा कि दोनों एटम हमारे क्या हो गए, डिफरेंट। मान लीजिए एक एटम ए है और दूसरा एटम जो है बी है, एक ए है और दूसरा बी है, इन दोनों एटम के बीच में हो गया ओवरलैपिंग, इन दोनों एटम के बीच हो गया ओवरलैपिंग। तो बेटा ये हो गया इसका न्यूक्लियस और ये हो गया इसका न्यूक्लियस। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच ये जो दूरी आई है इसको हम लोग बोलेंगे DAB, और DAB हमको निकालना हो तो हम सीधे कहें रेडियस ऑफ ए एंड रेडियस ऑफ बी। रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी दोनों को जोड़ दें तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी। हाँ आ तो जाएगी, बिल्कुल सही है, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना बेटा, जब दोनों एटम हमारे डिफरेंट होंगे, दोनों एटम हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी होगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो उनमें जो है दोनों के अंदर अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन की वजह से उनके बीच की दूरी और घट जाएगी। और वो जो दूरी घटती है हमने कहा रेडियस ऑफ ए रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 डेल्टा EN, ये दूरी है जो इनके बीच में और क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर होमोएटॉमिक होता तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाती और दोनों के बीच की दूरी ए और बी के सम के बराबर हो जाता। लेकिन जब हेट्रोएटॉमिक है बेटा तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी होगा। सपोज अगर आप यहां हाइड्रोजन लिए होते, यहां फ्लोरीन लिए होते, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसका 4 है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हो गया, 1.9, और रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी कर लेते, हम इनके दोनों के बीच की दूरी आसानी से क्या करते, फाइंड कर लेते। तो डिस्टेंस बिटवीन टू हेट्रोएटॉमिक एटम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए एंड रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 डेल्टा EN हो जाता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात यहां पे कर रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि बेटा मान लीजिए, सिंपल सी बात है, दोनों एटम के बीच की दूरी आपने निकाल ली, इस पे बेटा एक न्यूमेरिकल आपका बन सकता है जहां पे मैं आपको जैसे दे दूं बॉन्ड लेंथ ऑफ H2, मान लीजिए x हो गया, बॉन्ड लेंथ ऑफ
F2 ये Y हो गया, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दें। तो अगर आपको निकालना है H और F के बीच की दूरी, तो आप बोलोगे रेडियस ऑफ H, रेडियस ऑफ फ्लोरीन माइनस 0.09, डेल्टा क्या हो गया EN। अब यहां देखिए रेडियस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बाई 2 यानी x बाई 2, और ये हो जाएगा y बाई 2 माइनस 0.09, और दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे तो 1.9 आ जाएगा। बस जो वैल्यू दी होगी सॉल्व कर लीजिएगा और आपको मिल जाएगा कोवेलेंट रेडियाई, यानी दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी। तो सबसे पहला आपने देखा बेटा कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई ऐसे दो एटम जिनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियाई, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। चलिए अब आगे आते हैं बेटा हम लोग मेटालिक रेडियाई पे। देखिए मेटालिक रेडियाई क्या होती है, हम लोग बोलते हैं ऐसे दो एटम जो पास पास रखे हुए हों, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा। मेटालिक रेडियाई डिपेंड करती है पैकिंग पर। पैकिंग पर मतलब ये हो गया ना बेटा कि पैकिंग दो तरह से हो सकती है, एक लूज पैकिंग हो और दूसरी क्लोज पैकिंग हो। लूज पैकिंग होगी तो रेडियाई हमारी क्या होगी, मैक्सिमम। क्लोज पैकिंग होगी तो रेडियाई क्या होगी, मिनिमम। लूज पैकिंग का मतलब हो गया बेटा आपका जैसे सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर क्लोज पैकिंग, ये जनरली डी ब्लॉक्स में पाया जाता है, ये हमारा एस ब्लॉक में पाया जाता है। तो मेटल के अंदर हो गई मेटेलिक रेडियाई जो कोवेलेंट रेडियाई से क्या होगी, बड़ी होगी। फिर हम लोग कहते हैं वॉन्डर वॉल रेडियाई। वॉन्डर वॉल रेडियाई मींस ऐसे दो एटम जिनके बीच कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा है, यहां पर दोनों के न्यूक्लियस के बीच के दूरी का आधा, ये हो गया वॉन्डर वॉल रेडियाई। सबसे बड़ी वॉन्डर वॉल रेडियाई है, फिर मेटालिक है, फिर आपका क्या है, कोवेलेंट है। ठीक है, ये कंपैरिजन हो गया। अगला आते हैं बेटा हम लोग एनायनिक और कैटायनिक में। मान लीजिए बेटा कोई एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, और इस एटम से मैंने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बनेगा हमारा कैटायन। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं कैटायनिक रेडियाई। सपोज अगर ये m है तो ये हमारा m प्लस होगा। इसी तरह बेटा मान लीजिए हमने बोला कि एक कोई एटम है, ठीक है, और इसको हमने इलेक्ट्रॉन दिया। जब इलेक्ट्रॉन दिया बेटा तो इसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं एनायनिक रेडियाई। दिस इज m माइनस। इस कॉन्सेप्ट को मैं ऑलरेडी आपको कई बार पहले बता चुका हूं कि जब किसी एटम से आप लगातार इलेक्ट्रॉन रिमूव किए चले जाते हैं, m+1, m+2, m+3, यहां से आप इधर से इधर जा रहे हैं, प्लस आने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन आप बाहर कर रहे हैं। आपको पता है कि जेड इफेक्ट इज इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, तो अगर ये घटेगा तो ये क्या करेगा, बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, घटेगा। सिग्मा बढ़ना मतलब रिपल्सन का बढ़ना, मतलब साइज का बढ़ना। जेड इफेक्ट का बढ़ना मतलब अट्रैक्शन का बढ़ना, साइज का घटना। अब आप बताओ जब इधर से इधर जा रहे हो बेटा तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, और सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉन घटा तो सिग्मा घटा, सिग्मा घटा तो जेड इफेक्ट बढ़ा, जेड इफेक्ट बढ़ा मतलब अट्रैक्शन क्या हुआ, बढ़ा, और अट्रैक्शन बढ़ा तो साइज क्या हुआ, घटा। यानी सबसे बड़ा हमारा m होता है, m+1 होता है, m+2 होता है, m+3 होता है। हमसे पूछा जाए m और m+1 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम कहेंगे बेटा ये है पेरेंट एटम और ये है बेटा कैटायनिक रेडियाई। पेरेंट एटम हमेशा कैटायनिक रेडियाई से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी किसी एटम से अगर आप लगातार इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, उसका सिग्मा घट रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो साइज घट रहा है। यानी साइज जो है बेटा, दैट साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, या हम कह सकते हैं साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। यानी जेड इफेक्ट बढ़ना मतलब अट्रैक्शन का बढ़ना, साइज का घटना। दूसरी बात करिए बेटा m है, m-1 है, m-2 है, m-3 है। आप इधर से इधर जब जा रहे हो तो प्रोटॉन तो सेम है, हम इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा सिग्मा बढ़ेगा,
और आप जानते हो जेड इफेक्ट इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ये वैल्यू बढ़ गई तो ये वैल्यू घटेगी। सिग्मा बढ़ना मतलब रिपल्सन का बढ़ना। जब रिपल्सन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन अपने आप घट जाएगा, और रिपल्सन जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है साइज क्या करेगी, बढ़ेगी। यानी दिस इज द पेरेंट एटम एंड दिस इज एनायनिक रेडियाई। हमारी एनायनिक रेडियाई पेरेंट एटम से बड़ी होती है। तो कभी कभी स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन पूछता है बेटा, केटायनिक रेडियाई पेरेंट एटम से छोटा है और एनायनिक रेडियाई जो है वो पेरेंट एटम से क्या है, बड़ा है। यानी जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है साइज जो है वो घटती है, और निगेटिव चार्ज के बढ़ने पर साइज बढ़ती है। मान लीजिए मैंने आपको दिया O-2, O-1, O+1, O+2। अब जैसे आपको पता है बेटा कि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, रिपल्सन ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज है, जेड इफेक्ट ज्यादा। P-3, S-2, Cl-1, आर्गन, K+1, Ca+2। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सबके पास इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है। यहां पे देखिए सबके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, सेम। निगेटिव चार्ज ज्यादा, साइज बड़ा। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और हम लोग लेते हैं, Z/E। Z/E का मतलब होता है प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो। अगर Z/E ज्यादा हो गया तो साइज हमारी क्या हो गई, छोटी। अब ऐसे सोचिए, Z/E यहां पर मैंने लिया 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन, ये Z है और ये E, सबके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 है। सबके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, 18। यहां पर अगर आप Z/E का रेशियो देखिए, यहां पर Z/E सबसे कम है और यहां पर Z/E जो है वो सबसे ज्यादा है। जहां पर Z/E ज्यादा होगा वहां पर साइज हमारा क्या होगा, कम होगा या छोटा होगा। इस हिसाब से बेटा साइज का ऑर्डर हो गया। यानी Z/E का एक अलग कॉन्सेप्ट है, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो, ठीक है ना। अगर प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो ज्यादा तो साइज उसकी क्या हो जाएगी, छोटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ये क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा गया है बेटा। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आता है, N-3, O-2, F-1, नियॉन, सोडियम +1 और मैग्नीशियम +2। सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। बच्चा फट से देखेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, निगेटिव चार्ज ज्यादा तो साइज बड़ी, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो साइज छोटी। अगर आप इसको Z/E से भी निकालना चाहते हो तो Z लिखा, E लिखा और Z/E लिख दिया। Z यहां पर 7, 8, 9, 10, 11 और ये हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 12/10 हो गया 1.2 और यहां पर हो गया 0.7, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहां पे Z/E की वैल्यू क्या है, ज्यादा, तो साइज क्या हो गई, छोटी। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पर देखा बेटा Z/E से। ये केटायनिक और एनायनिक रेडियाई बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और फ्रीक्वेंटली इससे खूब ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एक चीज और देखिए, अगर मैं आपको दे दूं O-2 एंड Cl-1, आप कहेंगे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसकी साइज बड़ी होगी। नहीं बेटा, जरा ऑर्बिट को भी ध्यान में रखना है। इसके पास कितने ऑर्बिट हैं, 2, और इसके पास कितने ऑर्बिट हैं, 3। इसके पास ऑर्बिट ज्यादा है तो इसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। चलिए बेटा, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ रेडियाई, कोवेलेंट, वैन डेर वाल्स, मेटालिक और आयनिक। आयनिक में हो गया केटायनिक और एनायनिक। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि साइज के कौन कौन से फैक्टर हैं। जैसे देखिए साइज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑर्बिट के होता है। जैसे मान लीजिए 1 ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट है, फिर 3 ऑर्बिट है। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगा। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा, सिग्मा बढ़ा रिपल्सन बढ़ा साइज बढ़ा। साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट बढ़ा अट्रैक्शन बढ़ा साइज घटा। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज बढ़ा साइज बढ़ा। साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से साइज क्या करता है, घटता है। तो ये सारे फैक्टर्स हम लोगों ने यहां पर देख लिया, ठीक है बेटा। अब अगली बात हम लोग करते हैं बेटा, इसी में सेम कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड इन ग्रुप। जब किसी ग्रुप में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो साइज का वेरिएशन कैसे होता है, साइज कैसे चेंज होता है। चलो बेटा, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं सेकंड ग्रुप के अंदर। देखिए सेकंड ग्रुप में अगर मैं बात करूं, सेकंड ग्रुप में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। मैं यहां नियॉन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसके अंदर वंडरवॉल रेडियाई है। कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा 2s2 2p5, यहां पे लिखा 2s2 2p4, यहां पे लिखा 2s2 2p3, यहां पे लिखा 2s2 2p2, यहां पे लिखा 2s2 2p1, यहां पे लिखा मैंने 2s2 और यहां पे लिखा 2s1। पहले आप ये बताइए सबके अंदर ऑर्बिट जो है वो क्या है? सेम। सबके अंदर 2 ऑर्बिट है, ठीक है। पहला ऑर्बिट सबके अंदर कॉमन है, इसलिए मैं पहले ऑर्बिट को नहीं बना रहा हूं। दूसरे वाले ऑर्बिट में 1 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद वाले में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद वाले में 3 प्रोटॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद वाले में 4 प्रोटॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद वाले में बेटा 5 प्रोटॉन है और 5 आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन है। फिर इसी तरह 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। हम लोग जानते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, ठीक है ना। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, जब इधर से इधर आप जा रहे हैं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ा, चार्ज बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो हमारा साइज क्या हुआ? घटा, क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना साइज क्या होगा? छोटा। नॉर्मली हमें कभी कभी क्वेश्चन दे देता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके और पूछता बताए सबसे बड़ा साइज किसका होगा। जल्दीबाजी में हम लोग ये सोच लेते हैं जिसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसका साइज बड़ा होगा। साथ में यह भी सोचिएगा अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन भी होता है और ज्यादा अट्रैक्शन भी होता है और साइज छोटी होती है। यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज जो होती है बेटा वो घटती है। यही सेम बात बेटा हम लोग कर सकते हैं थर्ड पीरियड के अंदर। थर्ड पीरियड में जब आप आते हो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो सेम वही कंडीशन है। ये 3s1 है और यहां पर 3s2 3p5 है, 3s2 3p5, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है। तो जाहिर सी बात है इधर से इधर जाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज हमारा क्या करेगा? घटेगा। तो सिंपल सी वही बात हो गई बेटा। अब अगर हम लोग बात करें डी ब्लॉक में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, हम लोग कहते हैं बेटा कि देखिए यहां से यहां तक साइज जो है घटी, फिर यहां पर फेकोनी में साइज जो है वो कांस्टेंट हो गया, फिर यहां पर साइज जो है बढ़ जाती है। साइज को डिसाइड करने वाले हमने आपको 2 फैक्टर बताए, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट साइज को बढ़ाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज को घटाता है। यहां घट रहा है, इसका मतलब जेड इफेक्ट इज ग्रेटर देन सिग्मा, दोनों बराबर है, सिग्मा इक्वलेंट टू जेड इफेक्ट, और यहां पर बढ़ रहा है तो सिग्मा ग्रेटर देन जेड इफेक्ट। ये साइज को बढ़ाने वाला है, ये साइज को घटाने वाला है। तो याद करिएगा DCI, डिक्रीज, कांस्टेंट और इंक्रीज। और कांस्टेंट कहां होता है तो इसके याद करिएगा फेकोनी, यानी आयरन, फेकोनी। बस आपको याद रखना चाहिए फेकोनी में कांस्टेंट रहेगा और उसके आगे बढ़ जाएगा और उसके पहले घट जाएगा। तो ये था बेटा आपके एटॉमिक साइज, और इसके आगे भी मैं अभी कुछ वेरिएशन इन ग्रुप लेकर आऊंगा और साथ में आपको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वेरिएशन ग्रुप की बातें करेंगे हम लोग बेटा। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए बेटा, और फिर मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।